Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir from FIA, this class 7th Political Science, chapter number 1st on equality. This is the lecture number 1st of this chapter. Let us start today's first topic. जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि इस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, तो हमें इक्वालिटी के बारे में इसमें बात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इक्वल राइट टू वोट। अगर हम बात करें दुनिया में इक्वालिटी के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने पहले जदोजहद की। पहले हम कह सकते हैं कि कंट्रीज में अक्सर मोनार्चिकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, जिसमें किंग के पास सारे पावर्स होते थे और लोगों को वहाँ पे कुछ भी बोलने कहने के लिए कुछ भी मतलब हम कह सकते हैं राइट्स वगैरह नहीं थे। उसके बाद जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह के जरिए लोगों ने डिमांड करनी शुरू की कि लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उस तरह की गवर्नमेंट्स बनने लगी जिसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि लोगों की गवर्नमेंट होती है, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इसके जरिए लोगों को वोटिंग राइट्स मिलने लगी। तमाम जो एडल्ट पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री में, उनको इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर वगैरह के बगैर वोटिंग राइट्स मिले। इस वोटिंग राइट्स में चाहे अमीर हो गरीब हो, हर एक इंसान के पास एक वोट होता है और हर वोट का वैल्यू इक्वल होता है। तो ये तमाम डेमोक्रेसीज में देखने को मिलता है। कुछ कंट्रीज में इसको हम कह सकते हैं अडॉप्ट करने में टाइम लगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पे इलेक्शंस पहले से होते आ रहे थे जब से उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की है, लेकिन वो अपनी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं देते थे। तो पहली बार 1900 में न्यूजीलैंड ने अपनी वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दिए, उसके बाद बाकी कंट्रीज ने उसको फॉलो किया। इस वक्त भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे मोनार्ची है या फिर डिक्टेटरशिप है, वहाँ के लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब लोगों के पास वोटिंग राइट्स होती है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये एक मतलब अहम एस्पेक्ट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, ताकि वो तमाम लोगों को, एडल्ट पॉपुलेशन को इक्वल राइट्स दे। इसके बाद अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे एक स्टोरी आपकी बुक में दी गई है कांता की, जो कि एक हम कह सकते हैं एक स्लम जो कॉलोनी होती है वहाँ पे रहती है, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज वगैरह नहीं होती हैं। तो जब वोटिंग डे के दिन वो कतार में खड़ी होती है, क्यू में खड़ी होती है वोट डालने के लिए, तो वो उस क्यू में बहुत सारे लोगों को देखती है। उनमें से उसका मालिक भी होता है जिनके घर में वो सफाई वगैरह करती है, काम करती है। इसके अलावा उनके नेबर्स। तो वहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि ये जो एक कंट्री है जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे इक्वालिटी सबको दी जा रही है। यहाँ पे तमाम लोग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मर्द हो, औरतें हो, सब एक ही कतार में खड़े हैं और उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कांता है, उनके घर में बेटी जो उनकी है वो बीमार है। तो कांता दिन भर काम जो होता है उनके मतलब दूसरे घरों में जब जहाँ पे वो काम करने के लिए जाती है, जब वो वापस आती है तो वो थकी हारी होती है। तो अपनी बेटी को जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले जाती है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी क्यूज होते हैं, क्योंकि अक्सर गरीब लोग ही वहाँ पे अपने बच्चों वगैरह का इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो इस तरह की हम कह सकते हैं कि जद्दोजहद अमीर लोगों को नहीं करनी पड़ती। अगर एक तरफ से इक्वल राइट्स है हमारे पास, लेकिन दूसरी तरफ से दिन ब दिन जो गरीबी वगैरह बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पे इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है उसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया है पूरी दुनिया में, क्योंकि कास्ट के नाम पे इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं इंडिया में। तो इसकी भी हमारे पास कुछ स्टोरीज है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे मैं दो स्टोरीज आपके सामने शेयर करूंगा जो आपकी बुक में मेंशन की गई है। एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनका कहना है कि जब मैं बचपन में स्कूल जाता था तो मैं दलित फैमिली से था। दलित वो लोग होते हैं जिनको लोअर कास्ट माना जाता है, जिनको अपर कास्ट वाले अपने
पास बैठने की इजाज़त नहीं देते हैं और ना ही वो उस कुएँ वगैरह से, उस नल से पानी पी सकते हैं जिससे अपर कास्ट वगैरह के लोग पीते हैं। तो वाल्मीकि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो इंसान अपनी स्टोरी खुद लिखता है किसी किताब में, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम उन्होंने दिया है झूठन। झूठन झूठन का मतलब क्या होता है? झूठा, जो किसी का पीता वगैरह है ना, कोई कोई। हाँ, तो वो, तो झूठन उसका किताब का नाम है। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जब मैं छोटा था तो स्कूल में मुझे मतलब हम कह सकते हैं दरवाजे के पास बैठने को मतलब इजाज़त दी जाती थी। बाकी लड़कों के साथ बैठने की मुझे इजाज़त नहीं थी। तो अक्सर मेरा जो प्रिंसिपल था या हेडमास्टर था उस स्कूल का, वो मुझे स्कूल की सफाई करवाता था मुझसे और ग्राउंड की भी सफाई वगैरह करवाता था। तो एक दिन मेरे फादर ने मुझे देखा, उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गया और स्कूल वालों को उन्होंने कहा कि ये यही पढ़ेगा और इसके जैसे और भी बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो था, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा गिर गया था क्योंकि उनकी उन्हें इक्वल रेस्पेक्ट नहीं मिली, इक्वल राइट नहीं मिला उस स्कूल में। इसी तरह से दूसरी स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। दोनों ही हम कह सकते हैं मियाँ बीवी जो थे वो मुसलमान थे। तो दिल्ली में उन्हें एक अपार्टमेंट चाहिए था रहने के लिए। तो उन्होंने हम कह सकते हैं जो वहाँ पे ब्रोकर होता है जो लोगों को फ्लैट वगैरह दिलाता है, तो उनसे बात की। तो वो अलग अलग जगहों पे जब गए तो वहाँ पे जब भी कोई हिंदू लैंडलॉर्ड उनकी बातें सुनता था, उनका नाम सुनता था, तो वो उन्हें इनकार करता था मतलब अपार्टमेंट देने से। उसके बाद 1 महीने तक वो जद्दोजहद करते रहे। इस पर उनके ब्रोकर ने एक बार उनसे कहा भी कि आप अपना नाम गलत बता दीजिए, आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार बता दीजिए। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में कास्ट और रिलीजन के नाम पे काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, डिग्निटी जो होती है, उसको ठेस पहुँचती है। इसके अलावा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें जो ब्रिटिशर्स से इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसी दौरान यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे बनाने में। इसका चीफ आर्किटेक्ट था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने, अगर हम बात करें, उन्होंने यहाँ पे तमाम लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इक्वल राइट्स दिए। तो यहाँ पे कुछ राइट्स मेंशन किए गए हैं जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक इंसान कानून के सामने मतलब इक्वल है, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे उसका रिलीजन कोई सा भी हो, उसकी रेस, उसका कास्ट, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, या वो फीमेल हो या मेल हो, किसी भी तरीके से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, कोई भी इंसान अगर किसी भी नल का इस्तेमाल करना चाहता है, कुएं का इस्तेमाल करना चाहता है, रोड का, बिल्डिंग का, स्कूल का, तो सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और इसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया है। जो लोअर कास्ट्स के साथ ये हम कह सकते हैं हिंदू मतलब रिलीजन में होता है कि लोअर कास्ट को छूत माना जाता है, तो उसको पूरी तरह से बैन किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसका मतलब अगर आप भी देखेंगे, आप भी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फंडामेंटल राइट्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह, ऐसे इस तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिन हुकूक को उनसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे यहाँ पे छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन अभी भी कुछ सोसाइटीज़ में या कुछ कम्युनिटीज़ में हमें मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स सुनने को या देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए, क्योंकि जब से अर्बनाइजेशन शुरू हुई शहरों में लोगों को पता नहीं होता है कि वो किस कास्ट से है, ये किस कास्ट से है। ये अक्सर हम ये नेगेटिविटी ज़्यादातर गाँव के इलाकों में देखते हैं, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि हम मेरा हमसाया किस कास्ट से है। लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से ये चीज़ें कम होने लगी है।
इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट ने जो कोशिशें की है ये 2 तरीकों से इन्होंने की है। सबसे पहले थ्रू लॉज़ इन्होंने एक ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत अनटचेबिलिटी वगैरह जैसी जो चीज़ें थी उनको ख़त्म किया गया है। जैसे क्रिमिनलिज़्म वगैरह जो अलग-अलग रिलिजन्स के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म किया गया है लॉज़ के ज़रिए। इसके अलावा दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के ज़रिए। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील्स दी जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं इंडिया में, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास गरीबी थी। उनको 2 वक़्त का खाना नहीं खिला पाते थे। तो इस वक़्त हम देखें गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई जिसकी शुरुआत तमिलनाडु ने की थी 2001 में, मिड डे मील्स देनी शुरू कर दी। और वो मिड डे मील जो द वहाँ पे है वो दलित वुमेन बनाती हैं और उसमें तमाम हम कह सकते हैं कास्ट्स के लोग या कास्ट्स के बच्चे जो होते हैं एक साथ खाना खाते हैं दोपहर का, स्कूलों में ही। इसकी वजह से पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एनरोलमेंट बढ़ गई है क्योंकि पहले जो बच्चे होते थे वो अक्सर स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते थे पढ़ाई की तरफ क्योंकि वो खाली पेट आते थे स्कूल लेकिन अब स्कूल में जब मिड डे मील्स वगैरह शुरू हो गई है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़ तो ये जो इक्वालिटी का मसला है, ये सिर्फ़ हमारे इंडिया में नहीं है, बल्कि अगर हम देखें दुनिया की जो सुपर पावर कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी अगर हम देखें जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से लाए गए थे एज़ स्लेव्स अमेरिका में काम करने के लिए, उसके बाद जब स्लेवरी ख़त्म की गई, तो वो वहाँ पे ही रहे। उसके बाद अगर हम देखें बहुत सारी पॉपुलेशन उनकी है वहाँ पे। लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन्स को वहाँ पे 1960s तक इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। अभी भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। तो इसमें भी मतलब कुछ स्टोरी है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स में अफ्रीकन अमेरिकन्स बस में चढ़ते थे, तो उन्हें पीछे बैठना पड़ता था और अगर वो किसी सीट पर बैठे भी होते थे, तो कोई व्हाइट पर्सन उस बस में चढ़ता, तो उस ब्लैक पर्सन को उसको सीट छोड़नी पड़ती थी। तो जिस पर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं दोनों कम्युनिटीज़ में वार लाइक सिचुएशन भी हुई या राइट्स वगैरह भी हुए। लेकिन सिविल राइट्स एक्ट 1964 में जो ये एक्ट पास हुआ उसके तहत इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया, जो वहाँ पे रेस या रिलीजन की वजह से होती थी। तो वहाँ पे स्कूल्स बनाए गए क्योंकि उससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए अलग स्कूल्स वगैरह हुआ करते थे। अब स्कूल्स में कहा गया कि अब स्कूल्स इस तरह के बनेंगे जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ व्हाइट और अफ्रीकन अमेरिकन्स के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। और दूसरा 1964 तक जो ब्लैक्स थे उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते थे। उसके बाद उनको वोटिंग राइट्स वगैरह मिलने शुरू हो गए। तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन इक्वालिटी जो है ये हमें ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, जहाँ पे लोग इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे हमारे लीडर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्हें इक्वल राइट्स दें। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंट्री में या किसी भी सोसाइटी में। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही मेंशन किया राइट टू वोट या इसके अलावा जो हम कह सकते हैं जो अमीरों और गरीबों के बीच में गैप बनता जा रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जैसे कि यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग है जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस उनको रिजर्वेशन दी है ताकि उनका स्तर भी आगे बढ़े। उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन मिले ताकि वो भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करके आला मुकाम हासिल करें। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, फ़ी अमान अल्लाह।